चलो फिर आप ये बताओ, आपको समझ आ गया ये सब? यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करोगे तो और ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। यस। चलो, फिर लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन हम कर रहे थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के केस में अभी हमने ये बाल्मर सीरीज देखी, और उसके बाद दूसरी जो है ये आपका क्या था, रेडबर्ग ने जो सीरीज दी थी। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था ना, ये वाला फॉर्मूला न्यू बार इज इक्वल टू 109677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो n2 की वैल्यू होगी वो n1+1 होगी या n1+2 होगी। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करते जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप लाइक n1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हो इसी फॉर्मूला में, और n2 की वैल्यू आपके रखोगे 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपकी जो सीरीज यहाँ पर फॉर्म होगी वो लाइमन सीरीज फॉर्म होगी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बाल्मर सीरीज को अगर आपने फॉर्म करना है तो n1 की वैल्यू आपके रखोगे 2 रखोगे, और n2 की वैल्यू 3 4 5 6 जितनी आगे तक रखनी है आप रख सकते हो। उसके बाद पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 3 होगी और n2 की वैल्यू 4 5 6, यानी कि उसके नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी। ब्रैकेट सीरीज आपको बनानी है अगर, तो n1 की वैल्यू 4 रखनी है, n2 की वैल्यू 5 6 7 8 जितनी रख सकते हो, और उसके बाद फंड सीरीज जो है उसमें n1 की वैल्यू 5 हो जाएगी इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने करा के स्पेक्ट्रल लाइंस को वेव नंबर के फॉर्म में हमने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। तो वेव नंबर से अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को मतलब शो कर सकते हैं तो हम इस फॉर्मूला को यूज करके करेंगे। और ये जो अभी हमने ऊपर ये फॉर्मूला देखा था ये किसके लिए था, बार्मर सीरीज के था। तो आप वैसे ही देख सकते हो, अगर ये वाला कौन सा, ये जनरलाइज फॉर्मूला है, बस इतना फॉर्मूला आप याद रखो। और n1 की वैल्यू 1 रखोगे तो लाइमन, n1 की वैल्यू 2 रखोगे तो बाल्मर, n1 की वैल्यू 3 तो पाशन, n1 की वैल्यू 4 तो ब्रैकेट, और n1 की वैल्यू 5 तो इसका मतलब फंड सीरीज। ठीक है, तो इतना ही है। तो तो ये आपका हो गया, ऑफ ऑल एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम हैज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है वो किसका बनता है, हाइड्रोजन का बनता है। तो लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स फॉर हेवियर एटम। तो जितना ज्यादा हम जो है एटॉमिक नंबर को बढ़ाते जाएंगे, जितना ज्यादा हैवी एटम होता रहेगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स उसका क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। तो देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल लाइन स्पेक्ट्रा। तो कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो कि सभी लाइन स्पेक्ट्रम में मिलते हैं। पहला है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अभी ऊपर कि भाई यूनिक होता है। ठीक है, हर एलिमेंट के लिए अलग बनेगा। तो देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। यहाँ पर रेगुलरिटी रहती है। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में the questions which arise are, what are the reason for these similarities, is it something to do with the electronic structure of atom? These are the questions need to be answered. We shall find later the answers to these questions provide which provide the key in understanding electronic structure of these element. ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर देख लो, ये आपका ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ये सारी सीरीज दी हुई है। ठीक है, ये मतलब क्या, आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस है। ये आपको एनर्जी दी है, तो इस साइड आपकी एनर्जी है, और ये आपकी एन की वैल्यूज है। तो यहाँ पर सबसे पहले एन की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 से लेके जितने ऊपर तक आप एन की वैल्यू जाते जाओगे, जैसे एन इक्वल टू 2 हो गया, एन इक्वल टू 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो लाइक इंफिनिटी से मतलब ये है कि एन इक्वल टू 1 पे जब ये आएगा, मतलब ये है, ये आपके एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल है एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, ये सारे के सारे के एनर्जी लेवल है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक एनर्जी लेवल, अगर मान लो ऊपर से कोई एनर्जी लेवल का मतलब एनर्जी रिलीज करते हुए जो है कहाँ आ रहा है, नीचे n1 के लेवल पे आ रहा है, तो आपकी जो यहाँ पर सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, लाइमन सीरीज बनेगी, जो कि अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो n इक्वल टू 2 से इधर आया नीचे, फिर n इक्वल टू 3 से नीचे आया, फिर n इक्वल टू 4 से 1 पे जा रहा है, n इक्वल टू 5 से 1 पे जा रहा है, n इक्वल टू 6 से 1 पे जा रहा है, और ये इन्फिनिटी तक ऊपर चलता रहेगा। उसी तरीके से ये यहाँ पर n इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो n इक्वल टू 2 पर अगर जो है मतलब n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 5 6 जितने भी पीछे हैं, तो वहां से जो ये आपकी लाइंस आ रही है n इक्वल टू 2 पे जो आके रुक रही है, तो ये वाली जो सीरीज बनेगी
ये वाली जो कंप्लीट सीरीज बनी स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज, इसे हम बाल्मर सीरीज कहेंगे, जो कि विजिबल रीजन में होती है, रेड ग्रीन ब्लू वायलेट ये आप देख सकते हो। उसी तरीके से n=3 पे अगर इन्फिनिटी से सारी लाइन सारी स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये पार्शियल सीरीज बनेंगे। n=4 पे अगर यहाँ पर आएंगी इस तरीके से, ठीक है, n=4 पे कैसे आएंगी, जैसे n=5 से यहाँ पर आ गई ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से चलता रहेगा, तो कौन सी बन जाएगी, ब्रैकेट सीरीज बन जाएगी। और n=6 पर अगर इसी तरीके से पीछे से लाइंस आ रही होंगी स्पेक्ट्रल लाइंस, तो वो आपकी कौन सी सीरीज बनेगी, वो आपकी फंड सीरीज बनेगी। ठीक है, तो ये आपका लाइक ट्रांजिशन है, मतलब इस तरीके से आप सारी सीरीज को समझ सकते हो। तो अब हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम पे। ठीक है, तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, लाइक जितनी भी डेवलपमेंट्स होनी थी, जितनी भी चीजें होनी थी, वो सारी हो चुकी हैं। अब हाइड्रोजन एटम का जो एटम है किसका, मतलब हाइड्रोजन एटम का जो यहाँ पर मॉडल है किसका, बोर्स मॉडल, तो वो हम पढ़ेंगे। तो नील्स बोर्स वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। ही यूज्ड प्लैंक्स कांसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसने क्या यूज करा था, मतलब जो बोर था उन्होंने क्या यूज करा, प्लैंक्स कॉन्सेप्ट जो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी जो है वो क्वांटा यानी कि पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में जो ट्रैवल करती है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या करा था, यूज करा था। ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि इन्होंने जो है मतलब स्पेक्ट्रम और मतलब जो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम था उसको भी यूज किया था, तो अपने मॉडल को मतलब बनाने के लिए। तो दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट कैन स्टिल बी यूज्ड टू रैशनलाइज मेनी पॉइंट्स इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। तो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट। ठीक है, तो बोर ने जो यहाँ पर मॉडल दिया उसमें कुछ पोस्टुलेट उन्होंने दिए, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए कि भाई हाइड्रोजन का एटम जो वो किस तरीके का हो सकता है। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है कि द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो ये वाली तो वही बात हो गई जो रदरफोर्ड ने बोली थी, तो सेम चीज इन्होंने यहाँ पर ये भी बोल दी कि हाइड्रोजन एटम में जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ में, जो कि फिक्स्ड रेडियस और एनर्जी के होंगे। ठीक है, और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स बोलेंगे। तो ऑर्बिट्स स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, तो उसमें कुछ मतलब क्या होंगी, आपकी अलग अलग एनर्जी स्टेट होंगी, मतलब लोअर टू हायर। तो दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। तो कहने का मतलब ये है कि लाइक ये अगर आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ यहाँ पर क्या होंगे, ये ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, तो जो और मतलब जो ऑर्बिट जितना दूर है उसकी लाइक एनर्जी उतनी ज्यादा हायर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, द एनर्जी ऑफ एन एटम इन एन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो टाइम के साथ यहाँ पर एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में चेंज नहीं होती। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron, or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है एंड मान लो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ऑर्बिट में अगर घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होगी। लेकिन ये अगर मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके इस वाले इसमें चला जाए, ठीक है, इधर को चला जाए, मान लो इससे ऊपर वाले अगर एनर्जी स्टेट में चला जाता है और इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पहुंच जाता है, तो तब यहाँ पर इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, ये इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे, और ये तब होगा जब ये एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेगा। और मान लो फिर वापस से क्या होता है, अगर यही वाला इलेक्ट्रॉन वापस से इधर आ जाए इस वाले ऑर्बिट में, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और फिर से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर लिखिए, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू अ हायर एनर्जी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो जब एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर पे जाएगा, और उसके बाद है बाय द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स। ठीक है, तो ये लिखा है कि भाई जब क्या है, हायर स्टेशनरी स्टेट यानी कि हायर ऑर्बिट से जो है अगर लोअर ऑर्बिट में आएगा, तब वो कब कौन सी कंडीशन में आएगा, जब एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी, व्हेन एनर्जी इज एमिटेड। द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मैनर। तो एनर्जी चेंज जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान लो कुछ भी है, कोई भी नंबर है, तो ऐसा नहीं कि जब उसकी चेंज हो रही होगी तो वो कंटिन्यूअसली होगी, यानी कि 5 6 7 8 इस तरीके से होगी। 5 है तो डायरेक्टली 8 हो जाएगी, 8 है तो डायरेक्टली 11 हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E is given by। तो यहाँ पर जो है अगर हम निकालना चाहते हैं कि भाई मतलब जो डिफरेंस है एनर्जी का, दोनों ट्रांजिशन मतलब जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो जो डिफरेंस आता है एनर्जी का वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
दैट डिफाइनिंग एनर्जी बाय डेल्टा इज गिवन बाय डेल्टा ई बाय एच, और डेल्टा ई क्या हो गया, E2 माइनस E1, और ये H हो गया। तो ये है, ये जो आपका है ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो N लिखा है ये क्या फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन। अगर तो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आपको जैसे कि पता है ना, E इक्वल टू एच न्यू होता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। और यहाँ पे अगर न्यू फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, E बाई एच हो जाएगा, ठीक है। तो E बाई एच हो गया। और मान लो अगर हमें क्या करना है यहाँ पर क्या निकालना है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी है उस रेडिएशन की जो एमिट हुई है या एब्जॉर्ब हुई है जब यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जा रहा है एक स्टेशन, मतलब एक लेवल ऊपर जा रहा है, एक ऑर्बिट ऊपर चढ़ जा रहा है, या फिर एक ऑर्बिट उतर के आ रहा है। तो ये जो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे न्यू इक्वल टू डेल्टा ई बाई एच से, यानी कि टोटल एनर्जी में चेंज कितना हुआ और उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1 हो जाएगी, ठीक है। और E2 कौन सी होगी, मतलब ये फाइनल वाली हो गई और ये इनिशियल वाली हो गई, डिवाइडेड बाई एच। तो फाइनल वो हो गया जिसमें वो, मतलब अगर एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो ऊपर वाले आपके स्टेशनरी स्टेट में जाएगा या ऑर्बिट में जाएगा, और E1 का मतलब क्या हो गया, जो जहां पर उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा भी है, वेयर E1 एंड E2 आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट्स। तो E1 क्या हो गया, लोअर एनर्जी स्टेट हो गया, E2 क्या हो गया, हायर एनर्जी स्टेट हो गया। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। तो इसको आपने ध्यान रखना है अच्छे से, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल बोलते हैं। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई इन ऑप्शन में से बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कौन सा है, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो बताया बोर ने अपने मॉडल में हाइड्रोजन के एटम के, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, वो आपका क्वांटाइज्ड होता है। तो इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इन mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम की थोड़ी सी यहाँ पर कहानी भी बताई हुई है कि जस्ट एज लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम आप सभी को पता है भाई, P इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। तो ये कौन सा होता था, लीनियर मोमेंटम होता है। और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, और इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम को जो है यहाँ पर, मतलब जो भी है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, आई थिंक एल से करते थे, ठीक है, एल से। तो एल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने पढ़ा भी है ऑलरेडी। तो एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, ठीक है। जैसे पी इज इक्वल टू एम वी होता है, एम यहाँ पर क्या होता है, मास। मास बेसिकली क्या है, इनर्शिया ही होता है, और वी क्या होता है, उसकी लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक इनर्शिया है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एंगुलर मोशन के केस में, और ओमेगा क्या है, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो एल इक्वल टू आई ओमेगा हो गया, और आई, ये ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। तो एल इक्वल टू आई ओमेगा हो गया, और आई की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एम आर स्क्वायर होती है। तो एल इक्वल टू आई ओमेगा है, और आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर। ये भी हमने पढ़ा था, आर क्या होता था, रेडियस ऑफ जायरेशन जो भी होता था, ठीक है। और उसके बाद जो है ओमेगा की जो वैल्यू है वो यहाँ पर वी बाई आर होती है। तो एक आर से आर आप जब कैंसिल कर दोगे तो हमें ये एम वी आर मिल जाता है, ठीक है। अब ये वी बाई आर कैसी होती है, क्योंकि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है। यानी कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा। तो उसी तरीके से अगर आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वी बाई आर आ जाएगी, और वी बाई आर जो है आप इस वाले एक्सप्रेशन में रख दोगे। और आई की वैल्यू क्या होती है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था कि लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, इस तरीके से। तो वही आपका एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका ये वाला फॉर्मूला आ गया एम वी आर। तो इसी को अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बोर ने बोला, वो ये बोला कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज रहता है, यानी कि जो एम वी आर की वैल्यू है, ठीक है, वो आपका NH बाई 2 पाई के बराबर होगी। अब ये कैसे होगी, ये उनको ही पता होगा, बस इन्होंने ये बता दिया था कि MVR यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो आपकी NH बाई 2 पाई के बराबर होगी, और N की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से नेचुरल नंबर के टर्म्स में होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ पर आप इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा H/2 पाई का, ठीक है। या बोल सकते हो कि क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। कहने का मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है
वो h बाई या तो 1h/2 पाई होगा, या 2h/2 पाई होगा, या 3h/2 पाई होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो जाए या 2.5 हो जाए। ठीक है, तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 पाई का, जहां पर आपका n की वैल्यू क्या है 1 2 3 इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो अब इसके बाद है आगे, यहाँ पर MVR में क्या है, m जो है वो आपका मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, v जो है आपका वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और जो r है वो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है in which the electron is moving. Thus, an electron can move only in those orbit for which its angular momentum is integral multiple of h/2 pi. तो यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई का। जैसे कि 1h/2 पाई हो गया, अगर मान लो कोई भी ऑर्बिट है, उसका एंगुलर मोमेंटम अगर 1h/2 पाई है, 2h/2 पाई है, 3h/2 पाई है, 4h/2 पाई है, तो जिनके ऐसे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होंगे उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अदरवाइज बाकी में नहीं करेगा, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो दैट मींस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। तो इसी का मतलब यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है। तो रेडिएशन इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। तो रेडिएशन जो है तभी एमिट होगी या तभी अब्सॉर्ब होगी जब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा होगा किसी एक ऑर्बिट से जिसका यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और दूसरे उसमें मतलब ऑर्बिट में जिसका मतलब उस वाले का भी क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा एंगुलर मोमेंटम जो है। तो देयरफॉर मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो यहाँ पर जो है मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, जिसमें लाइक उसने वही सब बताया था कि भाई पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं, तो वो वाली थ्योरी यहाँ पर जो अप्लाई नहीं होती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो है कुछ ही ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट है जिसमें जिसको अलाउ किया गया, यानी कि कुछ ही ऐसे टाइप के फिक्स्ड ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। लेकिन मैक्सवेल ने लाइक ऐसा कुछ नहीं बोला था। मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में बोला था कि भाई ये अगर मान लो मूव कर रहे होंगे सर्कुलर पाथ में, तो ये क्या करेंगे, एनर्जी को रेडिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो खाली मैक्सवेल ने ये चीज बोली थी। लेकिन बोर ने बोला कि भाई ये जो ऑर्बिट है ये फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड या क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट वाले ऑर्बिट होंगे जिसमें और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मूव कर सकता है। लेकिन मैक्सवेल ने इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तो द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ energies of the stationary state used by Bohr are quite complicated and will be discussed in higher classes. However, according to Bohr's theory of hydrogen atom, पहला है यहाँ पर the stationary states for electron are numbered n equal to 1 to 3. These integral numbers are known as principal quantum number. ठीक है, तो यानी कि जो बोर मॉडल ऑफ एटम था उसके बेसिस पे बोर ने ये बोला कि भाई ये जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, जो हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे होंगे या रिवॉल्व कर रहे होंगे, उनको हम n इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमने बोला कि भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो एंगुलर मोमेंटम में जो NH/2 पाई हमने इस्तेमाल करा, तो वहां पे जो n की वैल्यू है जो कि 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है, इन्हीं इंटीग्रल नंबर को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, यही जो नंबर है जो आपके MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई में n की जगह पर यूज होंगे, जैसे कि 1 2 3 4, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलेंगे, या ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, द रेडियाई ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू ए नॉट। ठीक है, अगर मान लो स्टेशनरी स्टेट्स जो भी हैं, स्टेशनरी स्टेट्स मतलब ऑर्बिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट की अगर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया था बोर ने, जो कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर 8 ए नॉट था। Rn का मतलब क्या है, Rn का मतलब यहाँ पर है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, Rn का यहाँ पर मतलब है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। n क्या है यहाँ पर, n है आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट नंबर, आप इसको बोल सकते हो कि कौन सा वाला ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। और ए नोट जो है यहाँ पर, ए नोट की वैल्यू ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ए नोट की वैल्यू यहाँ पर लिखिए जो कि 52.9 पिकोमीटर के बराबर होती है। पिकोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। तो ये फॉर्मूला आप प्लीज इसको याद रखना। Thus, the radius of the first stationary state called the Bohr orbit is 52.9 पिकोमीटर। तो ये बोर्स रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपने अभी देखा ये क्या है, बोर्स रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, बोर्स रेडियस फॉर्मूला, जो कि क्या है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर ए नॉट, और ए नॉट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, 52.9 पिकोमीटर। तो ये बोला गया कि भाई जो बोर का ऑर्बिट होता है, ठीक है, जो कि पहला स्टेशनरी ऑर्बिट है, क्योंकि बोर किसके बारे में बता रहा है, हाइड्रोजन एटम के बारे में बता रहा है, और हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका रिवॉल्व कर रहा होगा पहले स्टेशनरी ऑर्बिट में जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे होगा।
तो वो वाला जो पहला ग्राउंड स्टेट है या जो पहला वाला ऑर्बिट है उसकी जो रेडियस होगी 52.9 पिकोमीटर होगी, और इसी वाले स्टेशनरी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बोर ऑर्बिट बोलते हैं। तो नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन दिस ऑर्बिट, दैट इज n इक्वल टू 1। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में इसी वाले ऑर्बिट में पाया जाता है। एज n इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ r विल इंक्रीज। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है कि भाई अगर मतलब ये ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, यानी कि पहला ऑर्बिट जो वो पास होगा न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, दूसरा ऑर्बिट थोड़ा पास होगा, तीसरा ऑर्बिट थोड़ा दूर होगा, चौथा ऑर्बिट फिर और दूर होगा, पांचवा ऑर्बिट और दूर होगा। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, यहाँ पर r यानी कि रेडियस की वैल्यू जो वो यहाँ पर बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐसे समझ लो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस है, और उसके बाद ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से देखोगे, न्यूक्लियस के सेंटर से ये पहले ऑर्बिट की रेडियस, ये दूसरे ऑर्बिट की रेडियस, ये तीसरे ऑर्बिट की रेडियस, और ये चौथे ऑर्बिट की रेडियस। यानी कि ये आपका पहला क्या है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। तो जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे यहाँ पर रेडियस की जो वैल्यू वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन बोर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो आर एन जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, आर एन की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, यानी कि रेडियस इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट के नंबर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अगर मान लो n की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है दूर होगा न्यूक्लियस से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट। it is given by En is equal to minus RH 1 by n square। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लाइक अगर हमें किसी भी स्टेशनरी स्टेट की अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, अगर हमें किसी भी स्टेशनरी स्टेट या फिर ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करनी है कि लाइक उस फिक्स्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है। पहला ऑर्बिट होगा उसकी कुछ एनर्जी होगी, दूसरा ऑर्बिट होगा उसकी कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है होता है उसकी उतनी एनर्जी हो जाती है। तो पहला, अगर मान लो आपको एनर्जी निकालनी है किसी भी ऑर्बिट की, तो वो आप इस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। यहाँ पे जो आर एच है वो आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। और एक चीज ये ध्यान रखना कि ये वाला जो रेडबर्ग कांस्टेंट है ये ऊपर वाले रेडबर्ग कांस्टेंट से अलग है, जो अभी हम ऊपर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना न्यू बार का स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए। तो यहाँ पर भी एक हमारे पास रेडबर्ग कांस्टेंट था, वो ये वाला था 109677 677 पर सेंटीमीटर। तो ये वाला रेडबर्ग कांस्टेंट अलग है जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एनर्जी की केस में, ये वाला रेडबर्ग कांस्टेंट अलग है। इसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट, मतलब पहला वाला जो यहाँ पर ऑर्बिट होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इस अगर E1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि n इक्वल टू 1 पे अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालना है, n इक्वल टू 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होगा, तो उसके लिए जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे En इज इक्वल टू माइनस आर एच, यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट या उसकी वैल्यू लिख दी, और इनटू 1 बाय एन स्क्वायर, एन का एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 बाय 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की आ गई माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर हम सेकंड वाले एनर्जी स्टेशनरी स्टेट या सेकंड वाले ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालेंगे, तो वो इतनी आएगी माइनस 0.545 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल। ठीक है, उसके बाद है फिगर 2.11 depicts the energies of different stationary states or energy levels of hydrogen atom. This representation is called an energy level diagram। तो ये कहाँ पर दिया हुआ है, फिगर 2.11। फिगर 2.11 तो यही वाला है। ठीक है, तो हाँ मतलब यही है कि लाइक ये जो आपको डायग्राम दिखाया हुआ है ना इसमें 2.11। ठीक है,
तो मतलब ये है कि जो ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, इसमें जैसे इसमें प्लॉट करे हुए जो ग्राफ जैसा है, तो यही आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, जिसमें हमने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा था या अलग अलग सीरीज को देखा था, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो इसी में n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, यही आपके क्या है, सारे के सारे एनर्जी लेवल्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम भी बोल देते हैं। तो कहाँ गया, ये था आपका, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, द एनर्जी इज टेकन एज जीरो। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इफेक्ट से, या जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जब आ जाएगी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज का, यानी कि इलेक्ट्रॉन काफी दूर है न्यूक्लियस से, तो इस वाली एनर्जी स्टेट को हम क्या बोल देते हैं, जीरो बोल देते हैं। The electron in this situation is associated with the stationary state of principal quantum number n equal to infinity। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप n equal to infinity कर दोगे, यानी कि आप जो है न्यूक्लियस से एटम को इन्फिनाइट डिस्टेंस पर ले जा चुके हो। मतलब इस तरीके से क्या होंगे, ये n इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से बढ़ते रहेंगे। तो जब आप n की वैल्यू इन्फिनिटी पर ले जाते हो, तो यहाँ पर जो एनर्जी की वैल्यू वो जीरो हो जाती है। ठीक है, एंड इज कॉल्ड एज आयनाइज हाइड्रोजन एटम। तो कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएं हाइड्रोजन एटम में से, तो इलेक्ट्रॉन कैसा, यहाँ हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, H पॉजिटिव, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन से बाहर निकाल लिया। तो when the electron is attracted by the nucleus and is present in orbit n, the energy is emitted and its energy is lowered। तो जैसे जैसे क्या होता है, ये पास आता रहता है, वैसे वैसे इसकी एनर्जी कम होती रहती है। ठीक है, तो that is the reason for the presence of negative sign in the equation and depicts as stability relative to the reference state of zero energy and n equal to infinity। तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने ये देखा कि E1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल जो था, जब हमने n इक्वल टू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n इक्वल टू फर्स्ट जो ऑर्बिट था, फर्स्ट ऑर्बिट में आपकी एनर्जी नेगेटिव है, सेकंड ऑर्बिट में भी आपकी एनर्जी नेगेटिव है। और ये नेगेटिव एनर्जी क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, लाइक जैसे नंबर लाइन होती है, तो इधर जीरो रहता है एंड उसके बाद इधर सारे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, n इक्वल टू 1 यहां से सपोज स्टार्ट कर रहे हो, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं, ये एनर्जी की वैल्यूज है सपोज। तो एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव से लेके यहाँ पर जीरो तक मैक्सिमम जाएगी। एंड ये मैक्सिमम जीरो कब आएगा, जब ये n इक्वल टू इन्फिनिटी होगा हमारे पास, यानी कि हमने उस इलेक्ट्रॉन को एटम से आजाद कर दिया। ये तब पॉसिबल होगा जब हमारा n जो है इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तब हमारे पास एनर्जी जो जीरो आ जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये क्या है, बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव जो आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि ये क्या था, -2.18 था, ये क्या है, -0.4545 था। तो आप इसमें से देख सकते हो भाई, जैसे नेगेटिव नंबर होते हैं तो -5 बड़ा होता है या -3 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है, बिकॉज वो क्या है, राइट हैंड साइड में ज्यादा, मतलब जीरो के ज्यादा पास है। ठीक है, तो -3 बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे -2.18 और -0.545, इसमें से बड़ा कौन है, ये वाला है। तो कहने का मतलब है, जैसे जैसे आप एनर्जी लेवल ऊपर बढ़ाते रहोगे, उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। और जब आप n को इन्फिनिटी तक ले जाओगे, तो मैक्सिमम जो यहाँ पर एनर्जी आपके पास आएगी वो जीरो आएगी। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी स्टेट के लिए, और वो कब आएगी, जब n इक्वल टू इन्फिनिटी के बराबर होगा। बस ये चीज इसमें बोली गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि बोर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। तो कहने का मतलब है कि भाई बोर ने जो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का मॉडल दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ऐसे और भी बाकी आयंस के लिए एप्लीकेबल था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मतलब और भी एटम ले सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखा है He+, हीलियम प्लस। हीलियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, दो होते हैं। अगर मैं प्लस चार्ज कर दूंगा, तो यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो He+ में एक इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरीके से Li2+ है, यानी कि लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, यानी कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता हूँ, तो कितना बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए इसके ऊपर। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बेरिलियम ले लेता हूँ, तो बेरिलियम में कितने होते हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता हूँ, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी कि +3 यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। तो ये कंडीशन 1 इलेक्ट्रॉन की, ये वाली कंडीशन 1 इलेक्ट्रॉन की, और ये वाली कंडीशन 1 इलेक्ट्रॉन की, तीनों कंडीशन जो है हाइड्रोजन एटम की जैसी है।
क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन एटम को अगर हम समझ सकते हैं बोर मॉडल से, तो इन सारे एटम्स को, ये वाली जो स्पीशीज है आयंस की, इनको भी हम बोर मॉडल से समझ सकते हैं। तो ये इसका मतलब है। तो He प्लस Li2 प्लस एंड Be3 प्लस एंड सो ऑन। बाकी ज्यादा ऊपर ले जा भी नहीं सकते, क्योंकि आप कहां तक इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे एटम में से, ठीक है। अब बेरिलियम के बाद बोरोन आ जाएगा, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकालोगे, उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। एंड वो बहुत ही अनस्टेबल भी होगा। तो मतलब ये कि उसको समझ सकते हैं, बस ये मतलब कहने का तरीका है। द एनर्जीज ऑफ द स्टेशनरी स्टेट एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ आयन आल्सो नोन एज हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जितनी भी स्पीशीज हमने देखी, जैसे कि He प्लस हो गया, Li2 प्लस हो गया, या Be3 प्लस हो गया, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोलते हैं। ओके। एंड इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का जो एनर्जी का फॉर्मूला है स्टेशनरी स्टेट्स का, वो ये वाला होता है, ठीक है। जो ऊपर अभी हमने देखा था En इज इक्वल टू माइनस RH1/n², उससे थोड़ा सा अलग है। उससे थोड़ा अलग कैसे है, ये आपका क्या है, इसमें बस यहाँ पर 1 की जगह ऊपर Z² आ जाता है, बस इतना से डिफरेंस है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना है। हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर आप हीलियम ले रहे हो तो हीलियम के लिए 2 हो जाएगा Z। लिथियम ले रहे हो तो लिथियम के लिए 3 हो जाएगा, क्योंकि Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। बेरिलियम ले रहे हो तो उसके लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है। तो मतलब ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, और ऊपर जो पड़ा था वो हाइड्रोजन के लिए था, जिसमें हमने Z की वैल्यू क्या कर दी थी, 1 कर दी थी। बस इतना सा डिफरेंस है। और उसी तरीके से यहाँ पर Rn की वैल्यू जो अभी हमने पढ़ी थी, क्या होता है, 52.9, यानी कि A0 इंटू n²। ये रेडियस की वैल्यू थी। तो ये अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला ये वाला याद कर लेते हो, तो हाइड्रोजन के केस में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 हो जाएगी अगर, तो Rn का आपको फिर से फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, A0 इंटू n² मिल जाएगा, या n² इंटू A0। और A0 की वैल्यू क्या होती है, 52.9 पिकोमीटर होती है। तो ये रेडियस आपको एक चीज ध्यान रखनी की, पिकोमीटर में आती है, ठीक है। जो बोर्स रेडियस है वो आपकी किस में आती है, पिकोमीटर में आती है। तो where Z is the atomic number and has values 2, 3 for the helium and lithium atoms respectively. From the above equation, it is evident that the value of energy becomes more negative and that of radius becomes smaller with increase of Z. यानी कि Z का नंबर जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा, उतना रेडियस जो है यहाँ पर पर्टिकुलर ऑर्बिट की, वो यहाँ पर क्या होगी, छोटी होती रहेगी, ठीक है। तो आप इसको समझ पा रहे हो कि Rn की जो वैल्यू है, अगर Z की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अगर मान लो मेरे को फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, अगर मान लो मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू निकालनी है, किसके केस में, हाइड्रोजन के केस में। तो हाइड्रोजन के केस में कितनी आ जाएगी, 52.9 इंटू n² का मतलब 1 हो जाएगा, और Z का मतलब भी 1 हो जाएगा, यानी कि 52.9 आ जाएगी। और अगर मान लो मैं R1 की वैल्यू निकालता हूँ, किसके केस में, हीलियम के केस में। हीलियम के केस में जब मैं निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 52.9 इंटू एन, तो मेरा 1 ही रहेगा, क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर जो Z की वैल्यू वो मेरी 2 हो जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो कितना आ जाएगा, 26.45 इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना पिकोमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि Z की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे पर्टिकुलर एक ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कम होती रहेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि एक ऑर्बिट में जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जिससे क्या होगा, रेडियस जो है पर्टिकुलर एक ऑर्बिट की छोटी हो जाएगी, ठीक है। एक ऑर्बिट मान लो, ये मतलब यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर एक ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट में मान लो हमारे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या हो जाए कि मान लो यहाँ पर क्या है, आपका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, मान लो मैं ऐसा कर देता हूँ, एक न्यूक्लियस फिर से हो गया, और इसके बाद मैंने अब क्या करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए, जैसे कि ये आपका हीलियम का केस हो गया, और बीच में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 प्रोटॉन भी होंगे, ठीक है। तो आप 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अगर खींच रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक प्रोटॉन को खींच रहा होगा। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक एक ऑर्बिट की जो रेडियस है वो घटती रहेगी। तो यही लिखा है यहाँ पर कि इट इज एविडेंट दैट द वैल्यू ऑफ एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव एंड द ऑफ रेडियस becomes smaller with increase of Z. This means that electron will be tightly bound to the nucleus. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा टाइटली बाउंड होंगे। It is also possible to calculate the velocities of electron moving in these orbit. Although the precise equation is not given here, qualitatively the magnitude of velocity of electron increases with increase of positive charge on the nucleus and decreases with increase of principal quantum number.
ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बस दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी के बारे में हमने यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दे रखा है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में हम एक बात ही कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी। और दूसरी चीज ये है कि जितना ज्यादा आप ऑर्बिट का नंबर बढ़ाते रहोगे, यानी कि जितना ज्यादा ऑर्बिट जो है दूर जाता रहेगा, उतनी कम यहाँ पर क्या है आपकी वेलोसिटी होती रहेगी। ठीक है। मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास दो ऑर्बिट्स हैं, एक मेरे पास n=1 वैल्यू है और एक मेरे पास n=4 है, तो जितनी ज्यादा यहाँ पर n की वैल्यू होगी उतनी कम मेरी वेलोसिटी होगी। मतलब कहने का यह है कि जो पहला वाला ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, और फोर्थ वाला जो ऑर्बिट है जो कि न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है उसमें स्पीड इलेक्ट्रॉन की कम होगी। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उतना कम यहाँ पर उसकी स्पीड होती जाएगी। और जितना पास वो यहाँ पर होगा, ठीक है, जितना पास वो होगा उतना क्या होगा, उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है। तो इतना ही है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, इसको बाद में करेंगे। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि इतने में समझ आ गया आपको, यहाँ पर क्या क्या नहीं समझ आया, ऐसा कुछ भी है तो आप मेरे को बताओ। बाकी तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी और अच्छे से क्लियर होगा। सर ये वाला तो आ गया, एक क्वेश्चन पूछना था। अब बोलो। ये एक क्वेश्चन था ना जो आपने वो पीडीएफ दिया था, तो उसमें आया नहीं, वो आ ही नहीं रहा था, मैं आपको भेज दी। ठीक है पीडीएफ वाले भेज दो। कौन सी पीडीएफ, वो केमिस्ट्री वाले के? हाँ, जो आज आपने दिया था उसमें एक क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा है, ये मैंने अभी सेंड नहीं, किया था। आज तो मैंने फिजिक्स वाली दी थी ना सुबह। हाँ, तो इसी का होगा ये द डायमीटर वाला। डायमीटर वाला? नहीं, फिजिक्स में से अभी था वो, भेजा मैंने। केमिस्ट्री वाले में से था। ये मॉर्निंग में आपने दिया था। मॉर्निंग में तो मैंने फिजिक्स की दी थी। अभी मैंने ग्रुप में भेजा। ऐसा है, वो सारे क्वेश्चंस के लिए मैं अभी जब हम क्लास लेंगे ना नेक्स्ट वाली, तो उसमें करेंगे वो सारे क्वेश्चन। इसको छोड़ दूँ फिर? नहीं, जो नहीं हो पा रहे कोई नहीं, छोड़ दो, उनको तो हम डिस्कस करेंगे ही ना। डायमीटर ऑफ अ ब्रास रॉड इज 4 mm and Young's modulus of brass is this. The force required to stretch by 0.1% of it. तो डायमीटर दिया है आपको। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो 2 mm रेडियस हो जाएगी। 2 mm अगर रेडियस हो गई, और रॉड दिया है, रॉड का मैंने बोला है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर मानना है, और रेडियस अगर आपको दिए तो पाई आर स्क्वायर से क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा। रेडियस को बस हम्म। मीटर में चेंज कर लेना, 2 mm को। तो 2 mm इंटू 10⁻³ इसका आप क्या कर दोगे, पाई आर स्क्वायर कर दोगे। आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, यंग्स मॉडुलस आपको दिया हुआ है। और ये जो 0.1 है ये क्या है आपका, स्ट्रेन है। हम्म। डेल एल बाई एल की वैल्यू है। तो आपसे फोर्स का फॉर्म, फोर्स पूछा है कितना होगा, बस फॉर्मूला लगा दो, y=F_L/a डेल्टा एल, यही तो फॉर्मूला था हमारा। यस सर। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। चलो फिर, कल तो क्लास नहीं है। ठीक है। कल मैं बाहर जाऊंगा, इसलिए तो परसों मैं क्लास लूंगा। मैं बाकी जो भी होगा इन्फॉर्म कर दूंगा। तो कल टेस्ट होगा शाम को, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है, सेल वाले चैप्टर का शाम को मैं लिंक भेजूंगा। टाइमिंग मैं बता दूंगा आपको दिन में, 5 या 5:30 होगा। ठीक है। चलो अब आप लीव सर कर प्लीज सकते हो। ये वाली पीडीएफ भेज देना। कि इसकी एनसीईआरटी की पीडीएफ? सर यही वाली जो अभी आपने दी। ठीक है मैं भेज देता हूँ अभी। थैंक यू सर।